नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो रीड से संबंधित यूनिट 3 है उसके क्वेश्चन आंसर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पिछड़े बालक से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पिछड़े बालकों से संबंधित कथन दिए गए हैं। पहला है, इन्हें दैनिक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए। दूसरा है, इन्हें हस्त कौशल की शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा है, इनकी बुद्धि लब्धि 90 से 100 होती है। चौथा है, सामान्य पाठ्यक्रम से ये लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। तो पिछड़े बालक वो होते हैं जो सामान्य बालकों से ज्ञान में पिछड़ जाते हैं। तो इनका जो असत्य कथन है इनमें वो है ऑप्शन 3। इनकी बुद्धि लब्धि 90 से 100 नहीं बल्कि 80 से 89 89 तक इनकी बुद्धि लब्धि होती है। बाकी तीनों कथन इनसे संबंधित सत्य हैं। इनका जो IQ होता है वो 80 से 89 होता है। छात्र द्वारा कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाना ही पिछड़ापन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानसिक रूप से मंद बालक से संबंधित सत्य कथन नहीं है। इसमें भी वही असत्य कथन पूछा है। मौलिकता का भाव इनमें पाया जाता है। दैनिक जीवन क्रियाकलापों के चार्ट की शिक्षा इनके द्वारा इनको दी जाती है। मित्र बनाने की इनकी अधिक इच्छा होती है। वंशानुक्रम व वातावरण का इन पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें असत्य कथन है। इसमें मानसिक रूप से जो मंद बालक हैं इनमें मौलिकता का अभाव पाया जाता है, ना कि भाव। बाकी तीनों कथन इनसे संबंधित सत्य हैं। और जो इनकी बुद्धि लब्धि होती है वो 70 से कम होती है। मूढ़ बालक जो होते हैं उनका IQ 20 तक होता है और ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं। 20 से 50 IQ वाले में पठन लेखन का अभाव पाया जाता है और 50 से अधिक IQ वाले 7 से 10 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं। प्रतिभाशाली बालक से संबंधित असंगत कथन कौन सा है। ये जन्मजात होते हैं, ये तार्किक व जिज्ञासु होते हैं, इनमें नेतृत्व का गुण पाया जाता है, ये दूसरों की प्रशंसा करते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जो सामान्य बालकों से या तो ज्ञान में या किसी कार्य में श्रेष्ठ होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तो इनसे संबंधित असंगत कथन कौन सा है, वो है दूसरों की प्रशंसा करते हैं। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो कभी दूसरों की प्रशंसा नहीं करते। वो स्वयं अपनी प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना चाहते हैं और दूसरों की वो प्रशंसा नहीं बल्कि आलोचना करना चाहते हैं। स्वतंत्र चिंतन, लेखन अशुद्ध व भद्दा इनके प्रमुख गुण हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है। ये मौलिकता का प्रदर्शन करते हैं, उत्तरदायित्व के प्रति ये सजग रहते हैं, दूरदर्शिता का इनमें अभाव होता है, समस्या समाधान की इनकी योग्यता होती है। तो सृजनात्मक बालक की जो विशेषता नहीं है वो है 3, दूरदर्शिता का इनमें अभाव नहीं बल्कि दूरदर्शिता का इनमें भाव पाया जाता है। यही क्या है, गलत है। लचीलापन, संवेदनशीलता, जिज्ञासावादी, महत्वाकांक्षी ये इनकी अन्य विशेषताएं हैं। समायोजन स्थापित करने की प्रत्यक्ष जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। प्रत्यक्ष विधियों में आता है बाधा का विनाश करना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, कार्यविधि में परिवर्तन करना, विश्लेषण एवं निर्णय लेना। तो ये सभी समायोजन से संबंधित प्रत्यक्ष विधियों के चरण हैं। स्ट्रेस, दबाव, ये इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द स्ट्रिक्ट से हुई है जिसका अर्थ होता है तंग या संकीर्ण होना। दबाव व्यक्ति के शारीरिक, सांवेगिक, संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक परिवर्तन होता है। सकारात्मक दबाव यूस्ट्रेस्ड और नकारात्मक दबाव डिस्ट्रेस कहलाता है। व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान ये करते हैं। सामाजिक दबाव अंतरक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। दबाव के निरंतर बने रहने से व्यक्ति में उत्पन्न मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक समस्याओं की स्थिति को बर्न आउट कहा
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छात्र एक वर्ष में निर्धारित कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं वे क्या कहलाते हैं? कि एक वर्ष का इनका निर्धारित कार्यक्रम होता है, उनको पूरा नहीं करने वाले बालक क्या कहलाते हैं? पिछड़े, मानसिक मंदता, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक। तो इनको जो कार्यक्रम दिया जाता है वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो कहलाते हैं मानसिक मंदता वाले बालक। इनकी जो बुद्धि होती है वो मंद होती है, ये स्किनर ने बताया है। और जो पिछड़े बालक हैं वो क्या होते हैं? वो अपने से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर पाते, ये सिरिल बर्ट ने कहा है। प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं? जो सामान्य बालक की अपेक्षा शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं, ये परिभाषा हॉलिंगवर्थ ने दी है। और सृजनात्मक बालक कौन होते हैं? जो पूर्ण या आंशिक रूप से नवीन वस्तु का उत्पादन करते हैं, ये परिभाषा दी है स्टेगनर ने। स्टेगनर ने ये परिभाषा इसकी दी है सृजनात्मक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित व अलाभान्वित बालक का लक्षण में से नहीं है। पहला है पढ़ाई के प्रति उदासीन, दूसरा है सामाजिक कुशलता का भाव, तीसरा है निम्न महत्वाकांक्षा, चौथा है निम्न बौद्धिक स्तर। तो इनका जो लक्षण नहीं है वो निम्न महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि इनमें महत्वाकांक्षा का जो है वो अभाव पाया जाता है। महत्वाकांक्षा तो इनमें बिल्कुल नहीं होती। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये हमेशा पिछड़ जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। विशेष योग्य बालक की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? पहली है अपनी योग्यता और क्षमता की दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्नता, दूसरा है अपनी कक्षा के स्तर का सामान्य कोटि का होना, तीसरा समायोजन संबंधी समस्या का सामना करना, चौथा है अपने आप को समायोजित करने के लिए विशेष शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता। तो विशेष योग्य बालक की जो विशेषता नहीं है वो है अपनी कक्षा में स्तर सामान्य कोटि का उनका होता है। तो सामान्य कोटि का रहने पर तो वो सामान्य बालक हो जाएगा। विशेष बालक वो तभी होगा जब उसका अपनी कक्षा में जो स्तर है वो विशिष्ट होगा। तो ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। अपनी निजी विशिष्टता के कारण ये बालक अन्य से विशेष माने जाते हैं, इसलिए इनको विशिष्ट बालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के किस गुण के अभाव से अधिगम में कठिनाई उत्पन्न होती है? तो कौन सा गुण है जिससे अधिगम में कठिनाई पैदा होती है? छात्रों के प्रति स्नेह, बाल सुलभ व्यवहार, संवेगात्मक अस्थिरता, कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प। तो इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर 3। शिक्षक का जो संवेगात्मक अस्थिरता है, इस गुण के अभाव से कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इसमें स्थिरता होता तब ये राइट हो जाता। ये चारों गुण शिक्षण प्रक्रिया के प्राण माने जाते हैं। शिक्षक अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो और शिक्षण की कला व कौशलों में वो पारंगत हो। समायोजन का आधार माना ईगो, अचेतन मन व लिबिडो, जिसको फ्रायड ने श्रेष्ठ बताया है। और श्रेष्ठता प्राप्ति एडलर ने बताई है, और आत्म सिद्धि का जो सिद्धांत है वो जुंग ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में पठन विकृति से संबंधित कौन सी समस्या मानी जाती है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या अफेसिया। तो पठन विकृति से संबंधित है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। और जो लेखन विकृति है उसको कहते हैं डिसग्राफिया, और जो गणना विकृति है उसको कहते हैं डिसकैल्कुलिया। और भाषाघात जो होता है, भाषा से संबंधित जो विकृति है वो अफेसिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब व्यक्ति अपनी क्षमता व योग्यता से परिचित न होकर अनावश्यक प्रयत्न करता रहता है तो ये अधिगम की कौन सी कठिनाई होती है?
कि जो व्यक्ति है वो अपनी क्षमता या योग्यता से परिचित नहीं है और बेफालतू में वो अनावश्यक प्रयत्न करता रहता है। तो ये कौन सी है? सीखने की मनोवृत्ति का उसमें अभाव पाया जाता है, या समायोजन की समस्या होती है, या अधिगमकर्ता में ध्यान का अभाव होता है, या फिर संवेगात्मक समस्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समायोजन की समस्या से संबंधित ये क्वेश्चन है कि जब व्यक्ति अपनी क्षमता व योग्यता से परिचित न होकर अनावश्यक प्रयत्न करता रहता है तो यह अधिगम की समायोजन की समस्या से संबंधित कठिनाई है। इसमें क्या होता है? तनाव, कुंठा व निराशाजनक कुसमायोजन होता है। और जो सीखने की मनोवृत्ति का अभाव है, इसमें क्या होता है? छात्रों को बलपूर्वक सिखाना कष्टप्रद माना जाता है। और अधिगमकर्ता में ध्यान का अभाव में क्या होता है कि अधिगम तब तक ग्रहण नहीं कर पाएगा जब तक कि उसमें ध्यान केंद्रित नहीं होता। इसमें क्या होता है? विषय के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। संवेगात्मक समस्या में क्या होता है? संवेशकों में अपने को बच्चा क्या है वो हीन समझने लगता है, वो उनसे अपने आप को अलग कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम की कठिनाइयों से संबंधित कौन सा प्रकार नहीं है? तो यहाँ अधिगम की कठिनाई से संबंधित प्रकार दे रखे हैं। मंदग्राही शिक्षार्थी, शारीरिक अक्षमता, विद्यालय का वातावरण, छात्रों को जानने की समस्या। तो इसमें जो प्रकार नहीं है वो शारीरिक अक्षमता नहीं है, बल्कि शारीरिक सक्षमता होता, तब ये इसका प्रकार राइट हो जाता। उचित शिक्षण विधियाँ व उचित सामग्री, ये इस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट है। विषय वस्तु या सीखने संबंधी अनुभवों का चयन और परिवार का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने एवं वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। समायोजन की यह परिभाषा किसने दी है कि समायोजन जो है वो एक सतत प्रक्रिया है और व्यक्ति वातावरण के मध्य ये संतुलन बनाती है। तो ये परिभाषा किसने दी है? स्किनर ने, गेट्स व अन्य ने, बोरिंग, लेगफील्ड ने, कोलमैन ने। तो ये परिभाषा जर्सील्ड ने दी है और किसने दी है? गेट्स व अन्य ने। तो ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। स्किनर ने क्या बताया है? अधिगम प्रक्रिया बताया है। और बोरिंग, लेगफील्ड ने क्या परिभाषा दी है कि व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं व परिस्थितियों में संतुलन बनाना। कोलमैन ने कहा है कि तनावपूर्ण व्यवहार तथा वातावरण के साथ सुसंगत संबंध बनाने का प्रयास इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समायोजन से संबंधित सत्य कथन नहीं है। समायोजन क्या होता है? एडजस्टमेंट। तो मानसिक स्वास्थ्य के साथ उनका घनिष्ठ संबंध, व्यक्ति के व्यवहार व वातावरण में परिवर्तन, एक प्रकार की उपलब्धि, शारीरिक व मानसिक असंतुलन बनाए रखने की योग्यता। तो कौन सा कथन गलत है समायोजन से संबंधित? वो है ऑप्शन नंबर 4। शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता है होता तब ये सही होता। इसमें असंतुलन दे रखा है, यहीं पर इस क्वेश्चन में गलती आई है। ये क्या होता है? समायोजन जो है वो एक बहुआयामी सतत प्रक्रिया और अनुरूपता अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई परीक्षार्थी लगातार परीक्षा देने पर भी सफल नहीं हो पाता है तो वो किसका शिकार हो जाता है? कि वो बार बार परीक्षा दे रहा है और हर बार वो असफल हो रहा है। तो उसमें क्या आ जाता है? दबाव, तनाव, दुश्चिंता या फिर भग्नाशा। तो बार बार परीक्षा देने पर भी असफल होना उसको भग्नाशा की तरफ और ले जाती है। ऑप्शन 4 इसका राइट है। भग्नाशा को कुंठा भी कहते हैं और ये एक प्रकार का मानसिक संघर्ष होता है। दबाव में क्या होता है? सफलता, असफलता, आत्मसम्मान, प्रतिस्पर्धा,
के समय ये उत्पन्न होती है। और जो दुश्चिंता है, इसमें क्या होता है, तनाव में क्या होता है कि परिस्थितियों के अनुकूल कार्य न कर पाना ही तनाव है। दुश्चिंता होता है चेतन अचेतन के मध्य संघर्ष की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार इदम, अहम, परम अहम के मध्य सामंजस्य का जो अभाव होता है वो क्या कहलाता है? इड, ईगो, सुपर ईगो के मध्य जो सामंजस्य का अभाव होता है वो क्या कहलाता है? कुंठा, तनाव, दबाव। तो कुंठा के बारे में, तनाव के बारे में, दबाव के बारे में हमने पढ़ लिया। ये इनमें नहीं होता, इनमें होता है द्वंद्व। तो द्वंद्व का इसमें अभाव पाया जाता है। द्वंद्व क्या होता है? दो या दो से अधिक स्थितियों में हमें एक का चयन करना है। जब व्यक्ति को अवांछनीय विकल्पों में से एक का चुनाव करना हो तो वह द्वंद्व होता है। तो ये तो द्वंद्व की परिभाषा है, मगर ये किस प्रकार का द्वंद्व है? जब दो अवांछनीय विकल्पों में से उसको एक का चयन करना होता है। उपागम, उपागम जिसको सकारात्मक द्वंद्व बोलते हैं। परिहार, परिहार एक प्रकार का नकारात्मक द्वंद्व है। उपागम, परिहार सकारात्मक और नकारात्मक। ग्राह्य, ग्राह्य ये भी उपागम, उपागम को ही कहा जाता है। तो एक का चयन करना, परिहार, परिहार मतलब नकारात्मक द्वंद्व है कि हमारे सामने दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं और हमें उनमें से एक का चयन करना पड़ता है। समन क्या होता है? दो औरतों में झगड़ा होने के बाद यह कहना कि छोड़ो, हुआ सो हुआ। तो वो क्या कर लेती हैं? पहले तो झगड़ा कर लेती हैं, उसके बाद में वो मिल जाती हैं। यही क्या है? समन है। प्रतिगमन में क्या होता है? एक लड़की द्वारा वापस अपने पीहर आकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोना, यह प्रतिगमन है कि लड़की द्वारा अपनी बचपन की अवस्था में चले जाना है। मानसिक द्वंद्व से संबंधित दुष्प्रभाव कौन सा नहीं है? तो मानसिक द्वंद्व से संबंधित दुष्प्रभाव नहीं है, ये पूछा है। पहला है बालक में अपराधी प्रवृत्ति का जन्म, दूसरा संवेगों का सामान्य प्रदर्शन, तीसरा अस्वाभाविक व्यवहार, चौथा है प्रत्यक्षीकरण में कठिनाई। तो मानसिक द्वंद्व से संबंधित दुष्प्रभाव नहीं है, वो है संवेगों का सामान्य प्रदर्शन। इसमें क्या होता है? संवेगों का असामान्य प्रदर्शन बालक करता है, तो वही क्या है? मानसिक द्वंद्व है। इसमें क्या होता है? स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और मानसिक तनाव व रुग्णता बालक के अंदर जन्म ले लेती है। मानसिक द्वंद्व को कम करने से संबंधित उपाय नहीं है। कौन सा उपाय ऐसा है जो मानसिक द्वंद्व को कम करने से संबंधित नहीं है? तो यहाँ मानसिक द्वंद्व को कम करने से संबंधित उपाय दिए गए हैं। लक्ष्यों के स्थापन करना, लक्ष्य जो होते हैं उनमें स्थापन करना या शोधन करना या पलायन करना, या फिर लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आती हैं उनको दूर करना। तो मानसिक द्वंद्व से संबंधित जो उपाय नहीं है वो है लक्ष्यों का स्थापन करना। यहाँ क्या होता है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन होता, तब ये क्या होता है? सही होता। स्थापन तो वो होता है जो एक जगह स्थापित कर लिया जाता है, और प्रतिस्थापन वो होता है जो एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु वहाँ पर हमें रख देते हैं। तो प्रतिस्थापित लक्ष्यों को प्रतिस्थापित करना मानसिक द्वंद्व को कम करने से संबंधित उपाय है। उससे क्या होता है? मानसिक द्वंद्व कम हो जाता है। और जो शोधन है ये क्या होता है? अवांछनीय क्रिया को सामाजिक प्रवृत्ति की ओर मोड़ना क्या होता है? शोधन होता है। और कठिनाई से अपने आप को दूर कर लेना क्या होता है? पलायन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपनी सफलता के पीछे तर्कसंगत कारण तलाश करके औचित्य स्थापित करता है? तो वो कौन सी रक्षा युक्ति है? वो क्षतिपूर्ति है, या फिर वो दमन है, या फिर युक्तिकरण है, या फिर वो पलायन है? तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा युक्तिकरण। इस युक्तिकरण रक्षा युक्ति के अंतर्गत ही व्यक्ति अपनी सफलता के पीछे जो तर्क संगत कारण है उनको तलाश कर उनमें औचित्य स्थापित
कर लेता है। क्षतिपूर्ति में क्या होता है, किसी एक कार्य की पूर्ति बालक दूसरे कार्य से करके करता है। कि एक बालक के अंग्रेजी में कम नंबर आए तो वो हिंदी में अधिक अंक लगाकर वो क्षतिपूर्ति कर देता है। दमन क्या होता है, बुरी घटना को अचेतन मन में भेजना, कि जो बुरी घटना होती है उसको वो भूल जाने का प्रयास करता है और अचेतन मन में भेजता है। पलायन क्या है, तनाव बदल लेना, कि इसमें वो तनाव के कारण अपने आप को दूसरी ओर स्थापित कर लेता है, बदल लेता है। रक्षात्मक युक्तियाँ होती हैं। यहाँ रक्षात्मक युक्तियाँ पूछी हैं, वो कैसी होती हैं, चेतन होती हैं, अचेतन होती हैं या अर्धचेतन होती हैं या उपयुक्त सभी। तो रक्षात्मक युक्तियाँ जो हैं वो अचेतन होती हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट है। इन्हें अप्रत्यक्ष उपाय भी कहा जाता है। रक्षात्मक युक्तियों को अप्रत्यक्ष उपाय भी माना जाता है। फिर इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है अलग से, वो है नॉर्मल शब्द लैटिन भाषा के नॉर्मा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सामान्य होता है। कोमर ने असामान्य व्यवहार को 4D में वर्णित किया है। वो 4D कौन कौन से हैं, विचलन, तकलीफ, दुष्क्रिया और खतरा। इन सभी में क्या है, डी से ये वाक्य स्टार्ट हो रहे हैं। तो 4D बताया कोमर ने किसको, असामान्य व्यवहार को। इसमें विचलन, तकलीफ, खतरा और दुष्क्रिया आते हैं। फ्रायड का असामान्य मनोगतिक मॉडल जो है वो अचेतन स्तर पर होने वाला एक द्वंद्व है, जिसका संबंध प्रारंभिक बाल्यावस्था या शिष्यावस्था से होता है। दुर्वृत्ति फोबिया क्या होता है, कुछ ऐसी वस्तु या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक या अनुपयुक्त भय से उत्पन्न ये होता है, जो वास्तव में खतरनाक नहीं होता। शवकाय दुश्चिंता में क्या होता है, किसी भी बीमारी के लक्षण न होने पर भी व्यक्ति अपने आप को बीमार महसूस करता है और वो हमेशा इस भ्रम में रहता है कि वह बीमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई के साथ घुटने के बल चलता है, यह किस प्रकार का उदाहरण है। तो ये प्रतिगमन है या फिर प्रक्षेपण है या फिर अंतःक्षेपण है। तो ये किसका उदाहरण है, ये प्रतिगमन का उदाहरण है। प्रतिगमन में क्या होता है, वो दूसरे के अनुसार व्यवहार करता है। जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई के साथ साथ घुटनों पर चलता है, यही क्या है, प्रतिगमन है। और प्रक्षेपण क्या होता है, स्वयं की कमी को किसी दूसरे पर थोपना प्रक्षेपण है, जिस प्रकार नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अंतःक्षेपण क्या होता है, दूसरों के गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेना ही अंतःक्षेपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवास्वप्न से संबंधित रक्षा युक्ति का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो यहाँ दिवास्वप्न के बारे में पूछा है। पहला, पढ़ाई में कमजोर बालक खेल कूद में अपना नाम रोशन कर लेता है। हवाई किले बनाना, परीक्षा में असफल होने पर प्रश्न पत्र या परीक्षक को दोष देना, या फिर अंगूर खट्टे हैं। तो दिवास्वप्न से संबंधित जो उदाहरण है वो है हवाई किले बनाना, कि बालक जो है वो मन ही मन में हवाई किले बनाता है। पढ़ाई में कमजोर बालक खेल कूद में अपना नाम रोशन करता है, ये क्षतिपूर्ति का उदाहरण है। परीक्षा में असफल होने पर प्रश्न पत्र या परीक्षक को दोष देना प्रक्षेपण का उदाहरण है। अंगूर खट्टे हैं, ये युक्तिकरण का उदाहरण है। किस युक्ति के अंतर्गत एक व्यक्ति आदर्श व्यक्ति के गुणों का अनुकरण करना शुरू कर देता है। तो वो उदात्तीकरण होता है या दिवास्वप्न होता है या मार्गान्तीकरण होता है या आत्मीकरण होता है। दिवास्वप्न तो हमने अभी देख लिया है, तो ये तो होगा नहीं। ये क्या है, आत्मीकरण होता है कि एक व्यक्ति आदर्श व्यक्ति के गुणों का अनुकरण करता है। इसको तादात्म्य भी कहा जाता है। उदात्तीकरण में क्या होता है, उदात्तीकरण और मार्गान्तीकरण ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड जो हैं वो एक ही हैं। ये इसमें क्या होता है, शोधन होता है। समाज विरोधी कार्यों को मान्य रूप में बदलने का काम इसके अंतर्गत किया जाता है और ये शोधन से संबंधित युक्ति है। और जो दिवास्वप्न है ये कल्पना तरंग से संबंधित युक्ति है।
नेक्स्ट है, समायोजन की प्रक्रिया में एक शिक्षक का प्रमुख योगदान नहीं है। तो ये समायोजन से संबंधित प्रक्रिया में शिक्षक का कौन सा योगदान नहीं है वो बताना है। तनाव झेलने से संबंधित सहनशीलता विकसित करना, आकांक्षा का उचित स्तर तय करना, निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था करना या असंतुलित बुद्धि और विकास पर ध्यान देना। तो इससे संबंधित जो योगदान नहीं है वो है ऑप्शन 4। असंतुलित नहीं बल्कि संतुलित बुद्धि और विकास पर ध्यान देना होता, तब ये सही होता है। स्वस्थ व उचित वातावरण प्रदान करना, समाज व संस्कृति की मांगों में एकरूपता लाना, आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रयत्न करना, ये इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। दुर्भीति फोबिया क्या होता है? ये हवा से संबंधित जो फोबिया है वो एरोफोबिया कहलाता है। भीड़ से संबंधित फोबिया अक्लोफोबिया कहलाता है। ऊंचाई से संबंधित इप्रोफोबिया, पानी से संबंधित हाइड्रोफोबिया, आग से संबंधित पायरोफोबिया, रोग से संबंधित नोसोफोबिया या पैथोफोबिया। उत्तर आघातीय प्रतिबल विकृति जो PTSD होती है, इसमें क्या होता है? गंभीर तनाव, बार बार शौक बनाना, सांवेगिक शून्यता, एकाग्रता की कमी आदि लक्षण इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने आज ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को करेंगे।